Rahim. This is your subject instructor Hafiz Abdullah bin Hamid of the subject of Basic Mechanical Technology. Today we will learn about stress and strain. The lecture outline is what is stress and its terminologies related to stress, types of stress. मीन्स के हम इसमें स्ट्रेस के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि स्ट्रेस क्या होती है और उससे रिलेटेड जितनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं और उसकी टाइप्स कितनी हैं। इसके अलावा सेकंड जो बेसिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर का वो है स्ट्रेन और उसकी टर्मिनोलॉजीज़ और उसकी टाइप्स। और इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होती है बेसिकली, हम स्ट्रेस को जानने से पहले थोड़ा सा हमें एक टर्मिनोलॉजी है फोर्स के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है। आप लोग पढ़ते आए होंगे 9th-10th में, एफएससी में, डिप्लोमा में कि फ़ोर्स क्या होती है। ठीक है, तो फोर्स जो है उसको अगर हम स्पेसिफाई कर दें किसी मटेरियल से रिलेटेड, मींस कि हम किसी स्पेसिफिक एरिया पे अगर फोर्स लगाएं तो हम उसको जो टर्म देते हैं, उसका नाम देते हैं, उसको कहते हैं हम स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज़ बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसलिए हम इसको स्ट्रेस कह देते हैं। आप इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि बेसिकली ये एक फ़ोर्स ही है, एक फ़ोर्स की स्पेसिफ़िक टाइप है जो कि अगर फोर्स स्पेसिफ़िक एरिया पे लगे, अगर हम फोर्स को स्पेसिफ़िक एरिया पे अप्लाई करें, वो एरिया कोई भी हो सकता है, किसी भी मटेरियल का, ऑब्जेक्ट का, बॉडी का, किसी भी सरफेस का, तो हम उसको स्ट्रेस का नाम देते हैं। तो ऑब्वियसली एक टर्मिनोलॉजी चेंज हुई है स्ट्रेस, तो इसलिए उसका यूनिट जो है वो भी यही है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस का यूनिट है। और इसको पास्कल भी कहा जाता है। आगे उसकी कन्वर्जन है कि 1 किलो पास्कल इज़ इक्वल टू 1000 पास्कल एंड 1 मेगा पास्कल इज़ इक्वल टू 10⁻⁶ पास्कल। ये तो आप लोगों को पता होगा कि किलो और मेगा में कन्वर्जन है ये। अच्छा, ये तो हो गया स्ट्रेस का बेसिक नॉलेज कि स्ट्रेस क्या होती है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, समराइज़ कर देता हूँ कि स्ट्रेसेस आर एक्सप्रेस्ड एज द रेशो ऑफ अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग एरिया। जिस एरिया पर हम फोर्स लगाते हैं तो हम उसको स्ट्रेस का नाम देते हैं। ठीक हो गया। और अब टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो स्ट्रेसेस की। अच्छा, एक और बात जो है वो जानना ज़रूरी है कि हम ये स्ट्रेस टर्म जो है वो क्यों स्टडी कर रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल की फ़ील्ड में अगर हम किसी मटेरियल को स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, तो उसके लिए हमें जब प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हमें एक बेसिक टर्म का होना ज़रूरी है, हमारे पास नॉलेज होना ज़रूरी है, वो है स्ट्रेस। यानी कि फ़ोर्स हम हमेशा हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को, मैकेनिकल के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जब हम स्टडी करते हैं तो हम फोर्स को स्पेसिफिक एरिया पे अप्लाई करके उसके चेंजेस को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो इसलिए हम इसको स्ट्रेस का नाम देते हैं और हम इसलिए हमारे पास स्ट्रेस का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं स्ट्रेस से रिलेटेड वो कुछ ये हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस यूज़ होती है, स्ट्रेस के लिए मुख्तलिफ़ वर्ड्स जो हैं, मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं। वो क्या होती हैं? स्ट्रेसर। अ स्ट्रेसर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ द इफ़ेक्ट ऑफ काजिंग स्ट्रेस। ठीक हो गया। मतलब स्ट्रेसर जो है वो एक जो है इफ़ेक्ट है स्ट्रेस का, उसको हम स्ट्रेसर का नाम देते हैं। मींस के कहीं पे अगर आप स्ट्रेसर वर्ड देखें, कोई टर्मिनोलॉजी स्ट्रेसर यूज़ हो रही है, इट मींस के वो इफ़ेक्ट है और कॉजिंग स्ट्रेस का, मतलब स्ट्रेस का। अच्छा, स्ट्रेस कैपेसिटी। स्ट्रेस कैपेसिटी क्या होती है? ऑब्वियसली कैपेसिटी जो है वो इसके नेम से शो हो रहा है कि स्ट्रेस की कैपेसिटी। तो इसको रीड कर लेते हैं। वाइल इट इज़ अनक्लियर प्रिसाइजली हाउ मच स्ट्रेस अ पर्सन कैन कैरी। अच्छा, यहाँ पर जो आपको टर्मिनोलॉजीज़ में मैंने जो बातें बताई हैं वो नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल, टेक्निकल एग्जांपल से नहीं समझाई ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हाउ मच स्ट्रेस अ पर्सन कैन कैरी,
Since each person has some stress in their lives, we say he she has a capacity for stress. Similarly, in case of rocks, how much capacity they have to bear stress. तो बेसिकली जो कैपेसिटी हम कहते हैं कि अगर पर्सन से रिलेटेड बात की जाए तो जितनी स्ट्रेस एक पर्सन जो है वो कैरी कर सकता है वो उसकी स्ट्रेस कैपेसिटी है। ठीक हो गया। नॉर्मली एक ह्यूमन जितनी कैपेसिटी वो एडजस्ट कर सकता है, कैरी कर सकता है, तो उसकी स्ट्रेस कैपेसिटी होगी। इसी तरह अगर हम जो बेजान चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड बात करें, जैसे रॉक्स हो गई, कोई पत्थर हो गए, तो उनकी कैपेसिटी क्या होगी कि कितनी वो बेयर कर सकता है स्ट्रेस, वो उस रॉक की स्ट्रेस कैपेसिटी होगी। इसी तरह हमारे पास है स्ट्रेस लोड। थर्ड टर्मिनोलॉजी है स्ट्रेस लोड। स्ट्रेस लोड क्या होता है? एवरीवन इवन चिल्ड्रन मस्ट कैरी सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इन देयर डेली लाइफ्स। इसमें फिर डेली लाइफ की एग्जांपल दी गई है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे कि स्ट्रेस लोड क्या होता है। स्ट्रेस लोड और स्ट्रेस कैपेसिटी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। स्ट्रेस कैपेसिटी है कि एक इंसान या एक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितनी स्ट्रेस बेयर कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी है। और स्ट्रेस लोड क्या है? एक टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में किसी पर्सन ने या किसी ऑब्जेक्ट ने या किसी बॉडी ने कितनी स्ट्रेस कैरी की हुई है, वो उसका स्ट्रेस लोड है। ठीक हो गया। इसमें जो एग्जांपल दी हुई है कि हम अगर ह्यूमन एग्जांपल लें कि हर इंसान के अंदर किसी न किसी अमाउंट में, स्पेसिफिक अमाउंट में स्ट्रेस होती है, वो उसको स्ट्रेस लोड कहते हैं। When we think of stress as having an amount or quantity, we refer to this as the person's stress load. And here, in case of rocks, we say that how much an already exist stress is applied on a rock. यही वही एग्जांपल है जो मैंने लास्ट में आपको बताई है, ह्यूमन से रिलेटेड और रॉक से रिलेटेड। यहाँ पे भी वही एग्जांपल कोट की गई है। तो स्ट्रेस कैपेसिटी और स्ट्रेस लोड में आपको एक बेसिक डिफरेंस का जो है वो आइडिया हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे हमने कोर्स आउटलाइन जो ली है इस सब्जेक्ट की, सॉरी इस लेक्चर की जो कोर्स आउटलाइन थी, उसमें क्या डिस्कस किया गया था कि सबसे पहले हमने इसके बारे में जाना कि स्ट्रेस क्या होती है, व्हाट इज़ स्ट्रेस। नेक्स्ट स्टेप था हमारा वो ये था कि टर्मिनोलॉजीज़, यानी स्ट्रेस से रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं इसकी। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ गया कि स्ट्रेस की कितनी टाइप्स होती हैं। अच्छा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। कौन कौन सी? 2 मेजर टाइप्स हैं। एक है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरी है कंबाइंड स्ट्रेस। अच्छा, वैसे बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटीज़ में अगर हम जाएं तो इसकी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं स्ट्रेस की, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कोर्स आउटलाइन से रिलेटेड हमने जो है वो बेसिक 2 टाइप्स ही स्टडी करनी है, 2-3 टाइप्स। वो क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस और कंबाइंड स्ट्रेस। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेस की मज़ीद 2 टाइप्स हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या होती हैं। नॉर्मल स्ट्रेस की मज़ीद 2 टाइप्स हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो चलें पहले हम पहली टाइप को डिस्कस करते हैं। नॉर्मल हम किसको कहते हैं बेसिकली कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर कोई चीज़ होगी तो हम उसको नॉर्मल कहते हैं। ये वो नॉर्मल नहीं है जो नॉर्मली हम जो नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है आम। ये नॉर्मल एक टेक्निकल टर्म है कि हम जब भी किसी सरफेस के परपेंडिकुलर कोई चीज़ एक्ट कर रही होती है तो हम उसको नॉर्मल एक्शन कहते हैं कि वो उस सरफेस के नॉर्मल है, यानी कि परपेंडिकुलर है। तो सेम यहाँ पे भी नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब ये हुआ कि जो सरफेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, यानी कि किसी भी सरफेस के ऊपर अगर कोई स्ट्रेस एक्ट कर रही है तो अगर वो स्ट्रेस 90 डिग्री का एंगल बना रही है उस सरफेस के साथ तो वो नॉर्मल स्ट्रेस है। ठीक हो गया। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नॉर्मल स्ट्रेस परपेंडिकुलर स्ट्रेस होगी। इसकी मज़ीद 2 टाइप्स हैं। एक है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल का मतलब होता है खींचना, लॉन्गिट्यूडनल जो हम खींचते हैं लंबाई के रुख, एक वो हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। और कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगी कि नॉर्मली ही स्ट्रेस एक्ट कर रही है लेकिन उस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर रही है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है। इसकी सबसे पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ। वो है हमारे पास, ये देखें, हमारे पास एक बार दिया गया है, उसमें एरो के निशान बने हुए हैं कि बार इन कंप्रेशन,
यानी कि अब आप ये देखिए, एक तो ये नॉर्मल स्ट्रेस है कि सरफेस के नॉर्मली एक्ट कर रही है, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है ये स्ट्रेस, तो इसलिए ये क्या होगी, नॉर्मल स्ट्रेस। अब ये नॉर्मल स्ट्रेस की कौन सी टाइप है, पहली पहली एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल स्ट्रेस की ये कौन सी टाइप है। ये है हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास है कंप्रेशन की टाइप। इसमें आप एरो से देखें कि अगर हम स्ट्रेस को इस डायरेक्शन में दोनों साइड्स पे अप्लाई करें तो ये हमारे पास जो मटेरियल है, जो बार है, ये कंप्रेस हो जाएगा, यानी कि ये दब जाएगा, इस पर दबाव आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्रेशन की एग्जांपल है। और दूसरी हमारे पास टेंशन की एग्जांपल है, यानी कि टॉर्जनल स्ट्रेस की, कि अगर हम स्ट्रेस को बार के इस डायरेक्शन में अप्लाई करें, यानी कि दोनों साइडों से अपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ खींचें, तो ये बार टेंशन में आ जाएगा। इट मीन्स कि अगर इसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन होगी या बार की लेंथ में कोई चेंज आएगा तो ये लॉन्गिट्यूडनल, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी इस डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास टॉर्जनल स्ट्रेस होगी, यानी कि बार इन टेंशन। तो अब हम पीछे चलते हैं। हाँ जी, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो दो टाइप्स हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अच्छा, दूसरी टाइप जो मेजर टाइप है स्ट्रेस की वो है कंबाइंड स्ट्रेस। कंबाइंड स्ट्रेसेस कौन सी होती हैं, एक से ज़्यादा स्ट्रेसेस जब एक ही बॉडी पे एक्ट कर रही हों तो हम उनको कह लेते हैं कि ये कंबाइंड स्ट्रेसेस हैं। मीन्स हम ज़्यादा डीपली नहीं जाते, तो हमने उनको एक नाम दे दिया कि एक से ज़्यादा, यानी दो से ज़्यादा स्ट्रेसेस अगर एक्ट कर रही हैं एक सरफेस पे एट अ टाइम, तो हम उसको कंबाइंड स्ट्रेसेस कह देंगे। तो कंबाइंड स्ट्रेसेस की दो मेजर टाइप्स हैं, वो क्या हैं, एक है शेयर स्ट्रेस और एक है टॉर्जनल स्ट्रेस। शेयर आपको पता है कि शेयर जो इसके नाम से भी आपको शो हो रहा है कि किसी सरफेस के साथ से टच करके गुजर जाना, वो शेयर स्ट्रेस होगी। टॉर्जनल स्ट्रेस जो है, ये मैं आपको अभी इसकी डायग्राम भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास हैं, ये देखिए कि आपको शेयर स्ट्रेस की ये एग्जांपल नज़र आ रही होगी कि ये हमारे पास शेयर स्ट्रेसेस जो हैं इस तरह से लग रही हैं। ठीक हो गया। इस तरह टेंशनल स्ट्रेस यानी टॉर्जनल स्ट्रेस वो भी दी गई है और कंप्रेशन स्ट्रेस ये भी दी गई है। मज़ीद आपकी ये डायग्राम देख के मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी तो ये मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा नेम के अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दी है। तो जो इसकी वर्डिंग है, एग्जैक्ट वर्डिंग, वो भी हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। वो क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस की तरफ आते हैं दोबारा पहले टाइप के ऊपर। नॉर्मल स्ट्रेस, द रेजिस्टिंग एरिया इज़ परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स। ये हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल स्ट्रेस के उसका रेजिस्टिंग एरिया, जिस एरिया पे वो अप्लाई हो रही है स्ट्रेस, वो परपेंडिकुलर हो अप्लाइड फोर्स के। ठीक हो गया। तो नॉर्मल स्ट्रेस की जो टाइप्स थी वो दो थी। पहली टाइप है टेंसाइल स्ट्रेस। It is a stress induced in a body when it is subjected to two equal and opposite poles, tensile force, as a result of which there is tendency in increase in length। जैसा मैंने आपको बताया था कि उसमें हम जब अप्लाई करेंगे लोड तो उसका जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो इंक्रीज़ इन लेंथ होगा। अगर उसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो वो स्ट्रेस जो होगी वो टेंसाइल स्ट्रेस होगी। ठीक हो गया। इट एक्ट्स नॉर्मल टू द एरिया एंड पुल्स ऑन द एरिया। वही वाली बात आ गई, नॉर्मल टू द एरिया है तो ही हमने इसको नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में रखा है। दूसरी टाइप अगेन कंप्रेसिव स्ट्रेस। Compressive stress induced in a body when subjected to two equal and opposite pushes, as a result of which there is a tendency of decrease in length of the body। वही चीज़ सेम टू सेम टेंसाइल स्ट्रेस है, उसका अपोजिट है, बस कि अगर हम स्ट्रेसेस को इस तरह से नॉर्मली एक्ट करवाएं कि जो हमारे पास बॉडी की लेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाए, यानी कंप्रेस हो जाए, दबाव आ जाए, तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगी। सेम इसमें भी वही लाइन है, इट एक्ट नॉर्मल टू द एरिया एंड पुशिज ऑन द एरिया। ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास जो टाइप थी वो क्या थी, कंबाइंड स्ट्रेस। A condition of stress that cannot be represented by a single resultant stress।
ठीक हो गया। इसको अगेन पढ़ते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल रिजल्टेंट स्ट्रेस। इसका क्या मतलब हुआ, ये एक टेक्निकल लाइन है अगर हम इसको समझें तो, कि अगर हम किसी भी सरफेस पे जो स्ट्रेसेस लग रही हैं अगर हम उनको सम अप ना कर सकें इजीली, यानी कि एक ही उसका रिजल्टेंट ना निकले, तो हम ऐसी स्ट्रेसेस को, यानी कि मुख्तलिफ, इन शॉर्ट मैं आपको सादा वर्डिंग में बताऊं तो इसमें हमारे पास अगर मुख्तलिफ एक्सिस पे, एक से ज़्यादा एक्सिस पे हमारे पास एक ही बॉडी पे स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं, तो हम उसका सिंगल रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते। तो ऐसी कंडीशन में जब स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, कंबाइंड स्ट्रेसेस। मैंने आपको बताया था कि एक से ज़्यादा स्ट्रेसेस जब लग रही होती हैं किसी बॉडी पर, तो हम उसको क्या कहते हैं, कंबाइंड स्ट्रेसेस। कंबाइंड स्ट्रेसेस की दो टाइप्स थी। शेयर स्ट्रेस, forces parallel to the area resisting the force cause shearing stress. It differs to tensile and compressive stresses which are caused by force perpendicular to the area on which they act. ये बात इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे पास टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की तरह नहीं होती शेयर स्ट्रेस। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास अगर हम पहली लाइन देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है, फोर्सेस पैरेलल टू द एरिया रेजिस्टिंग द फोर्स कॉज शेयरिंग स्ट्रेस, यानी कि इसमें जो फोर्सेस हैं वो पैरेलल होंगी एरिया के। ये मेजर डिफरेंस है। जो नॉर्मल स्ट्रेस थी उसमें परपेंडिकुलर थी स्ट्रेसेस, फोर्सेस जो परपेंडिकुलर थी एरिया के, इसमें हमारे पास पैरेलल होंगी, तो इसलिए हम इसको शेयर स्ट्रेस कहेंगे। ठीक हो गया। शेयर स्ट्रेस का एक और नाम है, वो भी याद कर लीजिएगा, वो माइंड में रखना ज़रूरी है। शेयर स्ट्रेस इज़ ऑल्सो नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टाइप है कंबाइंड स्ट्रेस की, टॉर्जनल स्ट्रेस। टॉर्जनल स्ट्रेस यानी कि जो टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है, टॉर्क के बारे में आपने पढ़ा होगा। द स्ट्रेसेस एंड डिफॉर्मेशन इंड्यूस्ड इन अ सर्कुलर शाफ्ट बाय ट्विस्टिंग मोमेंट। मीन्स कि अगर हम एक बार को ट्विस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे नट एंड बोल्ट की एग्जांपल है कि अगर हम नट को ओपन करते हैं तो हम दोनों साइड से जो हमने पकड़ा होता है, दोनों कॉर्नर्स को अपोजिट साइड पे मूवमेंट करवा रहे होते हैं, यानी कि उसका अपोजिट, एक के अंदर क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा होता है, दूसरे के अंदर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो यही एक्शन अगर हम एक सिंगल बॉडी के ऊपर करें तो उसके अंदर ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। उस ट्विस्टिंग मोमेंट को हम क्या कहेंगे, टॉर्जनल स्ट्रेस। उसकी वजह से, ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से जो हमारे पास स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी उनको हम क्या कहेंगे, टॉर्जनल स्ट्रेस। इसको आगे मज़ीद जो ब्रीफ किया हुआ है वो मैं आपको सम अप करके दिखा देता हूँ। वो क्या है, ये देखें, आपके पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस थी। ये एक ही जो है डायग्राम इसकी हमारे सामने है कि हम अगर इसको यहाँ से देखें, स्ट्रेस की जो मेजर हैं वो 3 टाइप्स दी हुई हैं, हमने 2 पढ़ी हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस यानी सिंपल स्ट्रेस होगी, सिंपल स्ट्रेस, इनडायरेक्ट स्ट्रेस एंड कंबाइंड स्ट्रेसेस। ठीक हो गया। अच्छा, डायरेक्ट स्ट्रेस यानी सिंपल स्ट्रेसेस में हमारे पास कौन सी थी, नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेस की आगे हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरी टाइप में हमारे थे इनडायरेक्ट स्ट्रेस, यानी इनडायरेक्ट स्ट्रेस और कंबाइंड स्ट्रेसेस को हमने दोनों को कंबाइन करके ही पढ़ा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको सम अप करके वो मैंने लिखा हुआ है। तो हमारे पास इसमें कौन सी है, टॉर्जनल स्ट्रेस। टॉर्जनल स्ट्रेस की आगे आपको डायग्राम दी हुई है कि ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से जो इस बॉडी में चेंज आता है, उसकी डायग्राम से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और दूसरा है हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस भी वही चीज़ है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सम अप करके इन टाइप्स को दे दिया गया है। यहाँ से भी आप टाइप्स के नेम याद कर लीजिएगा। जो डिटेल है, जिन स्ट्रेसेस की टाइप्स की डिटेल दी हुई है, वही आपके लिए माइंड में रखना ज़रूरी है। अच्छा, ये हमारा जो है स्ट्रेस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें अगेन मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेस को हमने स्टडी किया है, स्ट्रेस क्या होता है, उसका यूनिट, उसके बाद उसकी टर्मिनोलॉजीज़, और उसके बाद उसकी मेजर टाइप्स। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, स्ट्रेन। जहाँ पर स्ट्रेस को हम लेकर आएंगे, मींस जहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई होगा, तो इन the result of that applied stress, strain will be produced.
इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास उस स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। इसको मैं मज़ीद सादे वर्डिंग में अगर आपको बताऊं तो वो क्या है हमारे पास कि अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो बॉडी में कोई ना कोई चेंज आता है। तो वो जो चेंज आता है उसको हमने एक नाम दे दिया, वो है स्ट्रेन। When a body is subjected to some external force, there is some change in dimension of the body. The ratio of change in dimension of the body to its original dimension is called strain. वही चीज़ होगी कि जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस अप्लाई करने से पहले जो बॉडी होती है उसको, और जो स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद जो बॉडी में चेंज आया है, अगर हम उन दोनों की रेशो ले लें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, जो वैल्यू आती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्यों है। क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन इसीलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम डायमेंशंस का, दोनों सेम टर्मिनोलॉजीज़ का की रेशो है। जब हम किसी चीज़ की रेशो लेते हैं तो वो हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी आती है। तो इसमें हमारे पास जो बॉडी का चेंज आया है वो भी मीटर्स में है या मिलीमीटर्स में या किसी भी स्पेसिफिक डायमेंशन में, और जो ओरिजिनल बॉडी का विदाउट चेंज जो उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट जो भी थी वो भी मीटर, मिलीमीटर में है। तो दोनों का जब हम रेशो लेंगे तो हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं बचेगा। इट मीन्स स्ट्रेन इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सेम ऐसे ही टर्मिनोलॉजीज़ जो हम स्ट्रेन से रिलेटेड देखते हैं उनमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन दैट चेंजेस द लेंथ ऑफ अ लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, कैन बी आइदर कंप्रेशनल और टेंशनल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो उसके अकॉर्डिंगली, लेंथ के अकॉर्डिंगली चेंज आता है। पहले अब यहाँ पर देखें, अगर हम इस चीज़ बात पर गौर करें कि हमने स्ट्रेसेस में जो हमने वर्डिंग पढ़ी थी, जो वर्डिंग थी वो ये थी कि फोर्स अप्लाई हो रही है स्पेसिफिक एरिया पे, फोर्स अप्लाई हो रही है स्पेसिफिक एरिया पे। यहाँ पर उससे नेक्स्ट स्टेप है कि फोर्स अप्लाई होगी स्पेसिफिक एरिया पर, तो उसके बाद जो चेंज आता है वो क्या होता है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी को स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन दैट चेंजेस द लेंथ ऑफ अ लाइन विदाउट चेंजिंग इस डायरेक्शन, मीन्स कि सिर्फ उसकी लेंथ चेंज हो जाए लाइन की, किसी भी बॉडी की, उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, तो ऐसे स्ट्रेस को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के स्ट्रेन कहते हैं। और कंप्रेशन स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट शॉर्टन्स एन ऑब्जेक्ट। वो लॉन्गिट्यूडनल था, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल में एक कंप्रेशन आ गई कि उसमें जो लेंथ है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इसमें भी सेम वही ऊपर वाली लाइंस है, लेकिन सिर्फ क्या होगी कि बॉडी की जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और टेंशन में इसका ऑपोजिट होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट लेंथन्स एन ऑब्जेक्ट, मीन्स कि अगर किसी बॉडी पे स्ट्रेन, किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रही है और वो इस तरह से हो कि उस बॉडी की जो डायमेंशंस हैं, जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाए और कोई भी चेंज ना आए, तो उसको हम टेंशनल स्ट्रेन कहेंगे। कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वो टाइप है जिसमें लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसको हम टेंशन कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है शेयर स्ट्रेन, इनफाइनाइटसिमल स्ट्रेन और फाइनाइट स्ट्रेन। ये जो हैं हमारे पास, इनको हम टाइप्स भी कह सकते हैं। कैटेगराइज हमने इसको टाइप्स में इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एज ए टर्मिनोलॉजीज़ के स्ट्रेन को डिस्कस करने से पहले हमें इन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है, इसलिए हम इन टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो शेयर स्ट्रेन क्या होगी, स्ट्रेन दैट चेंजेस द एंगल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर हम शेयर स्ट्रेस की बात करें, अगर हम एक स्टेप पहले चले जाएं तो शेयर स्ट्रेस जो है वो पैरेलल थी रेजिस्टिंग एरिया के। तो जब शेयर स्ट्रेस अप्लाई हुई तो ऑब्वियसली जो चेंज आएगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सिर्फ उसका एंगल चेंज होगा, लेंथ, विड्थ, हाइट उस ऑब्जेक्ट की वो सेम रहेगी। तो इसलिए हम इसको शेयर स्ट्रेन कहेंगे। तो यानी कि शेयर स्ट्रेस की वजह से जो चेंज आ रहा है वो शेयर स्ट्रेन ही है। तो इसके अंदर क्या चेंज होगा, एंगल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिर्फ वही चेंज होंगे। शेयर कॉजेज़ लाइंस टू रोटेट, सिर्फ इसमें लाइंस जो हैं वही चेंज होंगी, वही रोटेट होंगी, बाकी डायमेंशंस, ओवरऑल वॉल्यूम वो सेम रहेगा। इसकी मज़ीद डिमॉन्स्ट्रेशन जो है आगे पिक्चर्स में आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। अच्छा, आगे इनफाइनाइट एक वर्ड है और एक फाइनाइट है। इनफाइनाइटसिमल स्ट्रेन जो है उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेन दैट इज़ टाइनी
टाइनी मीन्स छोटा, कम, दैट इज़ टाइनी अ फ्यू परसेंट और लेस। ठीक हो गया। इसको हम इनफाइनाइट यानी कि वर्डिंग, अगर आप देखें वर्डिंग के हिसाब से तो इनफाइनाइट मीन्स जिसमें स्ट्रेन जो है बहुत ही कम प्रोड्यूस हो, फ्यू परसेंट और उससे भी कम। जब किसी बॉडी में चेंज आएगा तो इनफाइनाइटसिमल स्ट्रेन उसको हम उसको उसकी कैटेगरी में डाल देंगे। तो अलाउज अ नंबर ऑफ यूज़फुल मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, ये वो वाली बात की गई है कि अगर ऑब्वियसली चेंज किसी ऑब्जेक्ट में बहुत ही माइनर होगा तो उसके अंदर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होंगे, जो भी उसके अंदर फार्मूलाज यूज़ होंगे, वो इंतहाई सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में, सिंप्लीफाई फॉर्म में होंगे और वो यूज़फुल होंगे। और हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उस उन फार्मूलाज से, उन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस से, तो वो एक्यूरेट होगा, अप्रॉक्सीमेटली एक्यूरेट होगा, नियर टू एक्यूरेसी होगा। और फाइनाइट स्ट्रेन क्या है हमारे पास? अगर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो, कभी हमने स्ट्रेस अगर आपने अप्लाई की है किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन आई है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में हम उस स्ट्रेन को क्या कहेंगे? फाइनाइट स्ट्रेन। फाइनाइट स्ट्रेन रिक्वायर्स अ मोर कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देन इनफाइनाइटसिमल स्ट्रेन। इट मीन्स कि जब हमारे पास स्ट्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि अगर हमारे पास बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है, चाहे लेंथ, विड्थ, हाइट, किसी भी किस्म का चेंज है, तो उसको अगर वो चेंज बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो होंगे उसके वो टफ़ होंगे, उसको सॉल्व करना मुश्किल होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे वो, और हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो भी नियर टू एक्यूरेसी नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और टर्म है स्ट्रेन की, वो है होमोजीनियस स्ट्रेन। होमोजीनियस मीन्स सेम, ठीक हो, एक जैसे। तो होमोजीनियस का जो वर्ड मीनिंग्स के अकॉर्डिंगली अगर हम उसका मतलब देखें तो वो होगा सेम। तो हमारे पास होमोजीनियस स्ट्रेन क्या है? यूनिफॉर्म स्ट्रेन होती है। स्ट्रेट लाइंस इन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रिमेन स्ट्रेट। इसके अंदर, इस स्ट्रेन के अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रेट लाइंस हैं जो ऑब्जेक्ट की वो स्ट्रेट ही रहती हैं, पैरेलल लाइंस पैरेलल ही रहती हैं। सर्कल डिफॉर्म टू एलिप्स, जो सर्कल होता है वो एलिप्टिकल फॉर्म में आ जाता है, यानी कि जैसे कि ऐसे समझ लें कि जो अंडे की शक्ल होती है उस फॉर्म में आता है, बिल्कुल सर्कल नहीं रहता। नोट दैट दिस definition rules out folding since an originally straight layers has to remain straight। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो ये डेफिनेशन है वो फोल्डिंग पे अगर हम अप्लाई करें तो हमें ये कंडीशंस देखना ज़रूरी होंगी कि ओरिजिनली स्ट्रेट लेयर्स जो हैं वो स्ट्रेट ही रहनी चाहिए, तो हमारे पास उसको भी हम उसको होमोजीनियस स्ट्रेन कह सकते हैं। इनहोमोजीनियस स्ट्रेन क्या होगी? वो बिल्कुल इस होमोजीनियस स्ट्रेन का ऑपोजिट होगी। हाउ रियल जियोलॉजी बिहेव्स, जैसे रियल जियोलॉजी बिहेव करती है वो इनहोमोजीनियस है, बिल्कुल बेहंगम है। ठीक हो गया। डिफॉर्मेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बिल्कुल जो रैंडम डिफॉर्मेशन है। लाइंस में बेंड एंड डू नॉट नेसेसरी रिमेन पैरेलल, मींस के वही जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं उनका अपोजिट अगर हम कर दें तो वो इनहोमोजीनियस स्ट्रेन हो जाएगा। ये जो थी ये मेजर टर्मिनोलॉजीज थी स्ट्रेन को समझने के लिए। अब हम आ जाते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट टाइप्स के ऊपर कि हम सिर्फ इसकी इम्पॉर्टेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे। एक होगी टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेशन स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेन। आपको जो पहली दो टाइप्स हैं वो इनके नेम से ही थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, क्योंकि हमने स्ट्रेस में भी टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस को डिस्कस किया है। तो अगर हम इनके स्ट्रेन को डिस्कस करें तो सेम वही है कि पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर, चलें ये टाइप्स में आपको डायग्राम्स वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? अगर हम इसको वैसे इसको रीड आउट करने से पहले थोड़ा इमेजिन करके देखिए तो टेंसाइल स्ट्रेन ऑब्वियसली वही होगा कि अगर हमारे पास बॉडी पे हमने टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया है और बॉडी की लेंथ ज़्यादा हो गई है, तो वो जो स्ट्रेस अप्लाई किया था वो टेंसाइल स्ट्रेस था और बॉडी की जो लेंथ चेंज हुई थी वो हमारे पास क्या था? वो स्ट्रेन होगा। तो अगर हम इसको रीड आउट करें तो रेशो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, इसमें लेंथ का जिक्र है तो ये ऑब्वियसली टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ पुल फोर्स।
ठीक है, पुल फोर्स का क्या मतलब हुआ, ठीक है, कि हमने उसको खींचा है। पुल का मतलब होता है खींचना। तो अगर हम पुलिंग फोर्स के अंदर उसको देखें तो बॉडी की लेंथ जो चेंज होगी, तो हम स्ट्रेन क्या थी, स्ट्रेन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम इसको लेके चलें तो स्ट्रेन था जो डायमेंशन चेंज होती है वो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये हमारे पास स्ट्रेन होता है। तो हम इसी को अगर देखें, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ। टेंसाइल में इंक्रीज होगी लेंथ, ऑब्वियसली लेंथ इंक्रीज होगी, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होगी, वो इसका अपोजिट होगी। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें, रेशो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू पुश फोर्स, मीन्स कि हमारे पास इसमें पुश फोर्स यूज़ हुई है, यानी कि अगर हम किसी मटेरियल को दबाएंगे, दबाने वाली स्ट्रेस लगाएंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएंगे, तो मटेरियल में जो चेंज आएगा ना, उसकी वो लेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेन कहेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेन का अगर हम फार्मूला देखें तो डिक्रीज़ इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में दोनों के फार्मूला सेम है। ठीक हो गया। तो हमारे पास अगर हम इसमें देखें डिक्रीज़ इन लेंथ में, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास वैल्यू नेगेटिव में आ रही होगी। तो नेगेटिव साइन जो होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन को शो करेगा, और जो पॉजिटिव साइन होगा वो टेंसाइल स्ट्रेन को शो करेगा। ठीक हो गया। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जिसको हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। रेशो ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मीन नाम से ही जाहिर है कि अगर हम उसके जो वॉल्यूम की रेशो ले लें कि जो हमने स्ट्रेस अप्लाई की है, तो उसमें जो वॉल्यूम चेंज हुआ है उसको डिवाइड कर दें ओरिजिनल वॉल्यूम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डी वी स्टैंड्स फॉर, डी जो स्मॉल डी है वो स्टैंड फॉर चेंज, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इनका अगर हम देखें तो यूनिट जो है वो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज़ जो हैं, सेम क्वांटिटीज़ जो हैं हमारे पास, सेम यूनिट की जो क्वांटिटीज़ हैं वही डिवाइड हो रही हैं, तो उनके यूनिट्स भी कट आउट हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी बचती है। एक इमेज है, इससे मज़ीद आपके माइंड में जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास जो पहली डायग्राम दी हुई है उसके अंदर हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन को बताया हुआ है। डॉटेड लाइंस में जो डायग्राम पहली फर्स्ट डायग्राम में, डायग्राम ए में, पार्ट ए में जो हमारे पास दिया हुआ है कि हमें डॉटेड लाइन में शो करवाया हुआ है कि पहले उसकी जो ऑब्जेक्ट था, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, वो हमारे पास है। इसको अगर मैं जूम आउट करूँ, जूम इन करूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि आई ओ जो ये हमारे पास है, ये हमारे पास ओरिजिनल डायमेंशन है बॉडी की। जब हम इस पे टेंसाइल स्ट्रेन अप्लाई करेंगे, सॉरी, जब हम इस पे टेंसाइल स्ट्रेन अप्लाई करेंगे, अच्छा, ये जो हम इसकी जो ओरिजिनल जो डायमेंशन है, अगर हम इस पे टेंसाइल स्ट्रेन इसी डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई करें जिस डायरेक्शन में एरो शो हुए हैं, तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, जिस तरह हमें डॉटेड लाइंस से दिखाया गया है। तो ये जो डिफॉर्मेशन है इसको हम टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। और इसकी जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसमें हमें जो दिखाया गया है कि अगर हम बॉडी को कंप्रेस करें यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करें, तो जो ओरिजिनल बॉडी की डायमेंशन है जो आई नॉट से हमें रिप्रेजेंट की गई है, तो वो बॉडी की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, मटेरियल कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि इस पे हमने दबाव डाला है, तो इस पे हमने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, तो ये हमारे पास इसकी डायमेंशन कम हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी। तो उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है बाद में स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद वो इस तरह हो जाएगी जिस तरह हमें डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो इस स्ट्रेन को हम क्या कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेन। थर्ड में हमें जो दिया हुआ है वो शेयर स्ट्रेन है, वो आगे भी आएगा, वही चीज़ है, मेजर टाइप है कि अगर हम बॉडी के ऊपर शेयर स्ट्रेसेस अप्लाई कर रहे हैं, मींस जो एरिया के ऊपर, जो एरिया के पैरेलल फोर्स हम लगाते हैं, तो वो जो है शेयर स्ट्रेसेस होती हैं, तो उनकी वजह से जो चेंज आ रहा है बॉडी में वो आप ऑब्ज़र्व करें
कि वो हमारे पास इस तरह चेंज आ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ इसका एंगल चेंज हो रहा है। जो डॉटेड लाइंस दिखाई हुई हैं, ये है स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद का बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है। अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट वो सेम रहेगी, इवन के वॉल्यूम भी सेम रहेगा, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है। तो इस स्ट्रेन को, इस चेंज को हम क्या कहेंगे? शेयर स्ट्रेन। ओके, इसको हम रीड आउट करते हैं। ऑल डिफॉर्मेशन प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व स्ट्रेन्स ऑफ दीज टाइप्स। मीन्स कि हमारे पास जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, जितने भी हमारे पास इस मटेरियल से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो मेजर जो है वो इन्हीं टाइप्स का ही होता है, इन्हीं 3 टाइप्स का। टेंसाइल स्ट्रेन आर इन्वॉल्व्ड इन स्ट्रेचिंग शीट मेटल टू मेक कार बॉडीज़ कंप्रेस। ठीक हो गया। ये हमारे पास अब इन तीनों की बारी बारी एप्लीकेशंस बताई गई हैं कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। तो जो टेंसाइल स्ट्रेन है वो कहाँ यूज़ होती है? स्ट्रेचिंग शीट मेटल्स टू मेक कार बॉडीज़। ठीक हो गया। कंप्रेसिव स्ट्रेन जो है वो इन फोर्जिंग मेटल्स, जहाँ हम फोर्जिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। अगर आप नेट पे जाके फोर्जिंग लिख के उसको सर्च करें तो फोर्जिंग प्रोसेस में आपके पास क्लियर हो जाएगा कि हम अक्सर उन जो बॉडीज़ हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको फोर्जिंग के अमल से, यानी कि प्रेशर अप्लाई करने के साथ उनको कंप्रेस करते हैं। तो मेक टरबाइन डिस्क बनाते हैं। और शेयर स्ट्रेन जो है उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? इन मेकिंग होल्स बाय पंचिंग, पंच करते हुए जो हम होल बनाते हैं उसके अंदर शेयर स्ट्रेन होता है। ठीक हो गया। और हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो ये दिया हुआ है, जो हमने पीछे भी पढ़ लिया है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो है वो, चाहे इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो है वो बेसिकली क्या कहा हुआ है? फर्स्ट 2 टाइप्स जो हैं उनको हम इंजीनियरिंग स्ट्रेन भी कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है। तो हमारे पास क्या है? एल माइनस एल नॉट जो है वो चेंज इन लेंथ है, डिवाइडेड बाय एल नॉट। एल नॉट जो है वो ओरिजिनल लेंथ है। तो ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन होगी, यानी कि वो चाहे टेंसाइल स्ट्रेन हो चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेन हो। और हमारे पास होगी शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है। तो एंगल जो है वो हमने गैमा से शो किया हुआ है। गैमा इज़ इक्वल टू ए ओवर बी। ए जो है हमारे पास वो ऊपर आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा कि वो हॉरिजेंटल चेंज है, और बी जो है वो हमारे पास वर्टिकल चेंज है। तो ये हमारे पास ए और बी जो है ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आगे शेयर स्ट्रेन के बारे में ये एक और लाइन लिखी है, स्ट्रेन ड्यू टू शेयर स्ट्रेसेस। इसकी एक और डायग्राम दी हुई है, आपके माइंड में मज़ीद क्लियर हो जाएगा। हम इसको रीड कर चुके हैं, सो हमें इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारे पास साइन कन्वेक्शन फॉर डायरेक्ट स्ट्रेन, कि हमारे पास कुछ साइंस का चक्कर आता है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये देखना हमारे लिए, हमारे पास ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये साइंस जब होंगे, तो मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा बताया था कि टेंसाइल स्ट्रेन आर कंसिडर्ड पॉजिटिव इन केस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंक्रीज इन लेंथ। टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हुई। स्ट्रेन जो है वो पॉजिटिव अगर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है कि जो बॉडी है उसकी लेंथ इंक्रीज़ हुई है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होगी वो क्या होगी? आर कंसिडर नेगेटिव इन केस ऑफ प्रोड्यूसिंग डिक्रीज़ इन लेंथ। इस इट मीन्स कि अगर हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू नेगेटिव में है तो हम ये देख के समझ जाएंगे कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी की जो लेंथ है, वो स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद डिक्रीज़ हुई है। तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन शो करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट में हमारे पास जो स्लाइड है वो इन दोनों का रिलेशन है। हमने स्ट्रेस को स्टडी कर लिया, हमने स्ट्रेन को स्टडी कर लिया। अगर आप देखें कि स्ट्रेस जो है वो अगर हम अप्लाई करते हैं तो ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, तो इन दोनों का रिलेशन भी होगा आपस में। वो रिलेशन क्या है? उस रिलेशन को हमने नाम दिया है, बहुत फेमस लॉ है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा, वो इन दोनों का रिलेशन डिफाइन करता है। हुक्स लॉ क्या होता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड टू स्ट्रेन डिवेलप्ड इन कांस्टेंट। मींस कि हम अगर इस हुक्स लॉ को हम आगे मज़ीद डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि इलास्टिक लिमिट को आप समझना ज़रूरी है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि अगर हम किसी बॉडी के अंदर, किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ चेंज आया है, और अगर हम वो फोर्स हटा दें, वो स्ट्रेस हटा दें, तो वो बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाए।
ठीक हो गया। तो वो जो है इसका मतलब है कि वो जो हमने स्ट्रेस अप्लाई की है वो इलास्टिक लिमिट में रहते हुए अप्लाई की है। तो हुक्स लॉ हमें क्या कहता है कि अगर हम इलास्टिक लिमिट में ही रहें तो हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है इनकी रेशो जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। यानी कि हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, जितना कम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। यानी कि इन दोनों की रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगी इन केस अगर लिमिट इलास्टिक है, यानी कि हम इलास्टिक रेंज में ही हैं। द कांस्टेंट इज़ नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस और इलास्टिक मॉडुलस। यानी कि जो हमारे पास इसमें कांस्टेंट है उसको हम ये कहते हैं, मैथमेटिकली हम उसको लिखते हैं ई, हम हुक्स लॉ कह देते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है, इंतहाई सिंपल फॉर्म है, इसको हम मज़ीद डिटेलियों में आगे डिस्कस करेंगे। और इस यंग्स मॉडुलस ई इज़ जनरली एज्यूम टू बी द सेम इन टेंशन और कंप्रेशन एंड फॉर मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन हैज़ हाई न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी कि हम टेंशन और कंप्रेशन ऑब्वियसली इसकी वैल्यू को हम सेम कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने बताया है पहले भी कि टेंशन और कंप्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होने की वजह से हमें शो होगी, वैल्यू उनकी सेम रहेगी। तो टिपिकली इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 210 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर स्टील। एक स्टील की एग्जांपल दी गई है, उसके अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है उसकी वैल्यू ये है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो क्या था आज के लेक्चर में, स्ट्रेस स्ट्रेन, उसकी टाइप्स थी, उसको हमने स्टडी किया, उसकी डिटेल को हमने स्टडी किया, और लास्ट में हमने उन दोनों के एक रिलेशन को डिस्कस किया। उस रिलेशन को हमने क्या नाम दिया है, हुक्स लॉ का। वो हुक्स लॉ क्या है कि अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों को इलास्टिक लिमिट में रखें तो दोनों की वैल्यूज़, दोनों की रेशो जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आपके लिए, आपके पास जो भी क्यूरीज़ हों, जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, तो आप मुझसे थर्सडे को, एवरी थर्सडे जो हमारे पास टाइम टेबल आप लोगों के पास होगा, तो उस टाइम टेबल में जो टाइम दिया गया है उसमें कुछ टाइम मैं ऑनलाइन रहूँगा। तो आप लोग जो है मुझसे क्वेश्चंस, जो भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।